नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश खबर हटके में। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। खबरों की भागदौड़ में कुछ ऐसी दिलचस्प, समाज को आईना दिखाने वाली और हम सबका मनोबल बढ़ाने वाली खबरें अक्सर छूट जाती हैं। इसलिए हम ये खास कार्यक्रम लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे तक लीक से हटकर कुछ ऐसी ही खबरों को देखने के लिए। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। संगम नगरी प्रयागराज में धूमधाम से निकली रावण की पारंपरिक बारात। जमकर बजे ढोल नगाड़े। लंकाधिपति की शोभा यात्रा से होती है दशहरा उत्सव की शुरुआत। उदयपुर में नवरात्रि की तैयारियां जोरों पर। बंगाल की मिट्टी से बनाई जा रही हैं इको फ्रेंडली मां दुर्गा की प्रतिमाएं। बंगाल से आए कारीगर 3 महीने से बना रहे हैं मूर्तियां। मुरादाबाद की सड़कों पर बुर्का पहनकर रात को भी फर्राटे से ई-रिक्शा चलाती है एक महिला। बोली, योगी जी ने दिया है सुरक्षित माहौल, रोजी रोटी और उम्राह करने के लिए कर रही हैं कड़ी मेहनत। इक्यासी बरस के हुए बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन बधाई देने बड़ी संख्या में फैंस उनके बंगले पर पहुंचे। अभिवादन स्वीकार करने आधी रात में घर से बाहर आए बिग बी। और खबर हटके में सबसे पहले बात परंपरा और विरासत से जुड़ी खबर की। हिंदू धर्म में नवरात्रि दशहरा साल के सबसे बड़े उत्सवों के रूप में मनाए जाने वाले त्योहार है। अभी से ही बहुत सी जगहों पर दशहरे की तैयारी शुरू हो गई है। चलिए आज हम आपको बता देते रहे हैं प्रयागराज के अनोखे उत्सव के बारे में, जिसमें लंकाधिपति रावण की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यूं तो दुनिया भर में रावण को खलनायक के रूप में देखा जाता है, लेकिन प्रयागराज की कटरा रामलीला कमेटी द्वारा रावण और उसके परिवार की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। देखिए इस रिपोर्ट में। बैंड बाजा, हाथी घोड़े, लाइटिंग के साथ संगम नगरी प्रयागराज में निकली ये कोई आम बारात नहीं है, बल्कि ये लंकापति रावण की बारात है। अपने आप में अनोखी इस बारात में रावण रथ पर सवार होकर राक्षसों का वेश धारण करके उनके गण और परिजन इस बारात में शामिल होते हैं। इस बारात में हजारों की संख्या में रावण के भक्त भी शामिल होते हैं। यह बारात भव्य श्रृंगार के बाद भारद्वाज मुनि के मंदिर से उठती है और पूरे नगर का भ्रमण करती है। देश के दूसरे हिस्सों में भले ही दशहरा उत्सव की शुरुआत भगवान राम की आराधना के साथ होती हो, लेकिन धर्म की नगरी प्रयागराज में इसकी शुरुआत रावण पूजा और रावण की बारात से होती है। यहाँ की परंपरा है, ये प्रयागराज का, यहाँ पे रावण को भांजा, यहाँ पे हमारा ननियाल है, इसलिए जो है यहाँ की परंपरा है, इसीलिए जो है यहाँ से और शहर का भ्रमण करेंगे अपने भाई बंधु के साथ, पूरे जनताओं को आशीर्वाद देते हुए। मंगलवार की रात जब रावण की शोभा यात्रा संगम नगरी की सड़कों पर निकली तो उसे देखने के लिए लोगों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा। प्रयागराज की सैकड़ों वर्ष पुरानी कटरा रामलीला कमेटी की ओर से पूरे वैभव के साथ रावण के कुनबे की शोभा यात्रा निकाली गई। कटरा रामलीला की ओर से निकाली गई रावण की इस शोभा यात्रा में रावण के पूरे कुनबे की चौकी निकाली गई। लंकापति रावण की भव्य और अनूठी बारात में शामिल होने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। रावण की बारात जो है कन्नलगंज से ही प्रारंभ होती है। यहाँ पे रावण का वध नहीं हुआ जाता है और महर्षि भरद्वाज मुनि आश्रम में पूजन होने के बाद ये ऐतिहासिक चौकी निकाली जाती है। शारदीय नवरात्र से शुरू होने वाले प्रयागराज के दशहरा उत्सव में सबसे पहले मुनि भारद्वाज के आश्रम में लंकाधिपति रावण की पूजा अर्चना और आरती की जाती है। इसके बाद निकलती है महाराजा रावण की भव्य अनूठी बारात, जो दुनिया में किसी दूसरी जगह देखने को नहीं मिलती। करीब 1 किलोमीटर लंबी इस अनूठी और भव्य बारात में महाराजा रावण शोभा यात्रा में सिंहासन पर सवार होकर लोगों को दर्शन देते हैं। रावण को यहाँ उनकी विद्वता के कारण पूजे जाने की परंपरा सालों से चली आ रही है। सैकड़ों वर्षों से निकालते आ रहे रावण की शोभा यात्रा। रावण के साथ रानी मंदोदरी, मेघनाथ,
विभीषण, कुंभकर्ण और शूर्पणखा ये सारे लोग निकलते हैं। हर चांदी की चौकी पे रथ पे सवार होते हैं। तीर्थनगरी में रावण की बारात निकाले जाने के पीछे एक पुरानी मान्यता भी है। कहते हैं कि जब भगवान राम रावण का वध करके अयोध्या लौट रहे थे तो उनका पुष्पक विमान यहीं प्रयागराज में भारद्वाज मुनि के आश्रम में रुका था। लेकिन भगवान राम ने जब माता सीता के साथ भारद्वाज मुनि से मिलने का प्रयास किया तो ऋषिवर ने उनसे मिलने से मना कर दिया था, क्योंकि भगवान राम से एक ब्राह्मण यानी रावण की हत्या हो गई थी और उनके ऊपर एक ब्रह्म हत्या का पाप था। इस पर भगवान राम ने भारद्वाज ऋषि से क्षमा मांगी और प्रायश्चित स्वरूप प्रयाग के शिवकुटी घाट पर 1 लाख रेत के शिवलिंगों की स्थापना की। साथ ही रावण को यह वरदान दिया कि प्रयागराज में रावण की पूजा होगी और उसकी बारात के रूप में शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। तब से इस तरह धूमधाम से यह बारात निकाली जाती है। इसी के साथ दशहरे के पर्व का प्रयागराज में आगाज भी हो जाता है। लोगों को भी रावण की बारात निकलने का साल भर इंतजार रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और झीलों की नगरी उदयपुर में नवरात्रि को लेकर तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं। बाजार सजने लगा है और माता रानी की मूर्तियां भी अलग अलग स्थान पर तैयार की जा रही हैं। इस बार इको फ्रेंडली मूर्तियां बड़ी संख्या में बनाई जा रही हैं। इन मूर्तियों को बनाने के लिए कोलकाता से विशेष तौर पर कारीगर आए हैं। इनसे खास बात यह है कि मूर्तियों को बनाने के लिए मिट्टी भी कोलकाता से लाई गई है। मंदिरों में रंग रोगन से लेकर गरबा पंडालों में स्थापित होने वाली माता की प्रतिमा तक बुकिंग शुरू हो चुकी है। देश भर में मां दुर्गा के उपासना के पर्व नवरात्रि की तैयारियां जोरों पर हैं। उदयपुर में दुर्गा पूजा समारोह के लिए कलाकारों ने मां दुर्गा की इको फ्रेंडली मूर्तियों को आकार देना शुरू कर दिया है। त्योहार शुरू होने से करीब 3 महीने पहले ही बंगाल से कारीगर उदयपुर आ जाते हैं। ये कारीगर हर साल बंगाल से 50-50 किलो के करीब 10 कट्टे भरकर गंगा की मिट्टी भी साथ में ले आते हैं। सबसे पहले चारे और लकड़ियों से प्रतिमा का बेस तैयार किया जाता है। इस पर 3 परतों में मेवाड़ की मिट्टी लगाई जाती है। हर परत की मिट्टी सूखने के लिए 3 से लेकर 10 दिन तक का समय लगता है। स्थानीय मिट्टी की परतों में दरारें आ जाती हैं, इसलिए प्रतिमाओं के नाजुक अंग जैसे मुंह, उंगलियां आदि गंगा की मिट्टी से बनाई जाती है। इसके साथ ही प्रतिमाओं की फिनिशिंग भी इसी मिट्टी से की जाती है। मिट्टी सूखने के बाद मूर्ति पर कपड़ा चढ़ाया जाता है। आखिर में वाटर कलर से मूर्तियों का रंग रोगन किया जाता है। इसके साथ ही कोलकाता से मंगवाए गए बाल, हथियार, मुकुट आदि से मां की मूर्ति का श्रृंगार किया जाता है। उदयपुर में लंबे समय से मां दुर्गा की इको फ्रेंडली प्रतिमाओं की पूजा की जाती है। ये कारीगर अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी बनाते हैं। इन इको फ्रेंडली मूर्तियों की मांग राजस्थान के कई हिस्सों में होती है। इको फ्रेंडली मूर्ति के कारण जहां एक ओर नदी का पानी दूषित नहीं होता, तो वहीं दूसरी ओर ये मूर्तियां जल्दी पानी में गल जाती हैं और पर्यावरण का नुकसान भी नहीं होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आपको अब खबर दिखाते हैं आपके शहर और आपके गांव से जुड़ी हुई। प्लास्टिक का बढ़ता इस्तेमाल पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। BSG यानी भारत सोका का काई ने सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक के लिए एक खास प्रकार की पहल की है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। भारत समाज के सभी वर्गों के संयुक्त प्रयासों से ही प्लास्टिक प्रदूषण के खतरे से प्रभावी ढंग से निपट सकता है। BSG ने अपनी प्लास्टिक को ना कहें पहल के हिस्से के रूप में BSG 25 टन प्लास्टिक कलेक्शन ड्राइव लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना है। वेस्ट वेडनेसडेज फाउंडेशन की संस्थापक और सदस्य डॉक्टर रूबी मखीजा ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सिटी लेवल टास्क फोर्स MCD का समर्थन करते हुए कहा, परिवर्तन को अपनाएं, स्थिरता को बढ़ावा दें। जो मुहिम है 25 टन प्लास्टिक इकट्ठा करने की, ये सिर्फ एक शुरुआत है लोगों को ये सेंसिटाइज करने के लिए कि अगर हम हम में से एक इंसान 1-1 किलो भी इकट्ठा करता है तो हम 25 टन तो इकट्ठा कर ही लेंगे। ये सिर्फ एक शुरुआत है। ये जो पर्टिकुलर कैंपेन है, एक तो कलेक्शन को थोड़ा पुश देती है, उसके
अलावा ये आपके माइंडसेट में ये डालती है कि ये जो प्लास्टिक हम इकट्ठा कर रहे हैं, अगर ना करें और नॉर्मल कचरे में डाल दें तो उसका कितना खतरनाक इम्पैक्ट होता है। अक्टूबर के महीने में 25,000 किलोग्राम प्लास्टिक कचरे को एकत्रित करना और उसे बड़ी जिम्मेदारी से रिसाइकलिंग के लिए भेजना इस कार्यक्रम का अहम लक्ष्य रहा। इस प्रयास का उद्देश्य सिर्फ ऐसे कचरे का निपटान करना ही नहीं है, बल्कि समाज में ऐसे बदलाव को प्रेरित करना भी है। 2019 में भारत ने 6,60,000 टन से अधिक प्लास्टिक कचरा उत्पन्न किया और इसमें से केवल 60% का पुनर्चक्रण किया गया, जो इस समस्या की विकटता को प्रकट करता है। इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए इस साल की शुरुआत में लगभग 170 देशों के प्रतिनिधियों ने विचार विमर्श कर एक संधि तैयार करने पर अपनी सहमति प्रकट की थी। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में प्लास्टिक कचरा 2000 पर्यावरणविद और व्यापक रूप से भारत के पॉन्डमैन के रूप में पहचाने जाने वाले रामवीर तंवर ने BSG की प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए कहा कि जल निकाय बहाली और लैंडफिल पुनर्वनीकरण से संबद्ध व्यक्ति के रूप में वो दावे के साथ कह सकते हैं कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रदूषण पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। घर से निकलने वाली प्लास्टिक या ऑफिस से निकलने वाली प्लास्टिक, यहाँ पे एक उसका अधिकांश हिस्सा मेजॉरिटी जो है वो कहीं ना कहीं वाटर बॉडीज में एंड हो रही है, जिससे हम परेशान हैं, वो मर जा रही है वाटर बॉडी और उसको हमें बार बार क्लीन करना पड़ रहा है। लेकिन ये जो आज BSG 25 टन ऑफ प्लास्टिक का है, तो इसको एक तरीके से देखिए, अगर ये प्लास्टिक वहीं पे कलेक्ट हो जाता है एट द सोर्स, जहाँ पे जनरेट हो रहा है, जहाँ पे घर लेवल पे, ऑफिस लेवल पे, तो ना तो वो किसी वाटर बॉडी तक पहुँचेगा, ना वाटर बॉडी को रिस्टोर करने की जो कॉस्ट है वो बच जाएगी। तो एक बोतल को घर पे रिसाइकल करने का मतलब है, सेग्रीगेट करने का मतलब है, वो पूरी अपने चेन को सॉल्व कर दिया। भारत सोका गाक्काई BSG सभी के लिए खुशी और शांति के मूल्यों को बढ़ावा देने वाली एक संस्था है। इन गतिविधियों का उद्देश्य है भारत में एक नए युग का निर्माण करना, जहां सभी प्रकार के जीवन को सम्मान मिले। BSG में सभी आयु वर्ग के 2,75,000 से अधिक स्वैच्छिक सदस्य हैं, जो भारत के 600 कस्बों और शहरों में रहते हैं। 2021 में लॉन्च की गई BSG की BSG फॉर SDG पहल का उद्देश्य सतत एवं स्थायी मानव व्यवहार के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है। ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज। और आपको दिखाते हैं अगली खबर, जो बताएगी कैसे समाज में तस्वीर बदल रही है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की रहने वाली एक मुस्लिम महिला अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए ई-रिक्शा चला रही हैं। प्रदेश सरकार ने हर वर्ग के लिए ऐसा सुरक्षित माहौल तैयार किया है, जिसकी वजह से महिलाएं स्वरोजगार की दिशा में तेजी से आगे आ रही हैं। देखिए इस पूरी खास रिपोर्ट को। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में ई-रिक्शा चालक तो बहुत हैं, लेकिन आपने महिला ई-रिक्शा चालक के बारे में कम ही सुना होगा। लेकिन वक्त और हालात इंसान से सब कुछ करा देते हैं। मुरादाबाद की सड़क पर बुर्का पहनकर ई रिक्शा चलाती हुई ये महिला इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। नजमा नामक इस महिला के पति दुनिया में नहीं है। एक बेटे और एक बेटी की मां के लिए रोजी रोटी का इंतजाम करना मुश्किल था। उन्होंने हिम्मत की और परिवार का पेट पालने के लिए ई रिक्शा चलाने का फैसला किया। रात के समय बेखौफ होकर ई रिक्शा चलाने वाली इस महिला का कहना है कि योगी सरकार ने बेहद सुरक्षित माहौल दिया है, जिसकी वजह से वो निडर होकर ये काम कर पा रही हैं। योगी सरकार में कोई डर नहीं है, जगह जगह पुलिस बैठी है, सुरक्षित है। हम पुलिस हमारे लिए तो बैठी है, हम जैसे लोगों के लिए कि हमारी सुरक्षा हो। नजमा को ई रिक्शा चलाते देखकर पहले तो लोगों को अजीब सा लगा। शुरू में लोग उनके रिक्शे पर बैठने से झिझकते थे, लेकिन अब उनका सम्मान करते हैं। नजमा की माने तो वो हर दिन करीब 400-500 रुपए कमा लेती हैं। अपनी मेहनत की कमाई से पैसे इकट्ठा कर नजमा उम्रा करने सऊदी अरब के मक्का मदीना की यात्रा पर जाना चाहती हैं। पैसा बचेगा तो उम्रा करके आऊंगी, बजट निकलेगा तो। सवारी यही पूछती है, आप क्यों गाड़ी चला रही हैं? मैं कहती हूँ मेरा बेटा अपनी बीवी का खर्चा चला रही है, मैं गाड़ी चला के अपना खर्चा चला रही हूँ। नजमा को बेफिक्री से ई रिक्शा चलाते देख पहले लोगों में कौतूहल होता था। उनके वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई।
तो कई लोग आर्थिक मदद के लिए आगे आए, लेकिन इनका कहना है कि मैं अपनी मेहनत की कमाई से खाना खाकर बेफिक्र नींद सोती हूँ। इस काम को करने में मुझे कोई एतराज नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और अगली खबर आपको दिखाते हैं जो पर्यावरण और जंगल की दुनिया से जुड़ी हुई है। प्रकृति से जुड़े रहना और प्रकृति के बारे में जागरूक रहना दोनों ही आज के समय में काफ़ी ज़रूरी है। दरअसल लंदन के रॉयल बॉटनिकल गार्डन केव के वैज्ञानिकों का मानना है कि दुनिया के 75% से ज़्यादा ऐसे अज्ञात पौधे हैं जिनकी अभी तक खोज ही नहीं हुई है, जिनकी आधी प्रजातियां खतरे में भी हो सकती हैं। हम सब ने बचपन से ही अपने आसपास तरह तरह के पेड़ पौधे देखे हैं, जिनमें से कुछ के बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन कुछ के बारे में नहीं जानते। पर लंदन के रॉयल बॉटनिकल गार्डन केव के वैज्ञानिकों का मानना है कि दुनिया के 75% से ज़्यादा ऐसे अज्ञात पौधे हैं जिनकी अभी तक खोज ही नहीं हुई है। ऐसे तमाम फूल वाले पौधे हैं जिनके बारे में हमें जानकारी ही नहीं है। उनकी लगभग आधी प्रजातियां खतरे में हो सकती हैं। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड प्लांट्स एंड फंगी 2023 रिपोर्ट में ये गंभीर चेतावनी दी गई है। हम जानते हैं कि हमारी सभी खोजी गई प्रजातियों में से लगभग आधी 45% विलुप्त होने के खतरे में हैं, और हम जिनके बारे में नहीं जानते वे और भी अधिक खतरे में हैं। हम देख रहे हैं कि 4 से 3 अघोषित प्रजातियां विलुप्त होने के खतरे में हैं। शोधकर्ताओं ने विलुप्त होने के जोखिम और पौधे की खोज के समय के बीच संबंधों को जांचा परखा और पाया कि 2020 में सूचीबद्ध 77% प्रजातियां एक सदी पहले खोजे जा चुके पौधों की तुलना में पहले से ही खतरे में थीं, जिसके बाद केव के वैज्ञानिक अब मांग कर रहे हैं कि सभी नई प्रजातियां जिन्हें खोजा गया है उनको तब तक खतरे में माना जाए जब तक उनकी जांच पूरी ना हो। सोचिए कि हमारे भविष्य की आधी दवाएं अब हमारे लिए उपलब्ध नहीं होंगी, क्योंकि वे प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं। यह खतरे और प्रभाव का स्तर है जो भविष्य में मनुष्यों पर पड़ सकता है। दुनिया भर के वैज्ञानिक हर साल लगभग 2000 पौधों की प्रजातियों की खोज कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ी चुनौती जलवायु परिवर्तन है, जो प्राकृतिक दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि उनके पास तत्काल खतरों के आकलन में इसे शामिल करने के लिए डेटा उपलब्ध नहीं है। साथ ही पौधों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करना वैज्ञानिक प्राथमिकता होनी चाहिए, तभी हम मौजूदा प्रजातियों को विलुप्त होने से बचा पाएंगे और नई प्रजातियों की खोज कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और आपको दिखाते हैं अगली खबर बायोस्कोप की दुनिया से जुड़ी हुई। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के दुनिया भर में फैले प्रशंसक आज उनका जन्मदिन मना रहे हैं। 11 अक्टूबर 1942 को जन्मे अमिताभ बच्चन के अभिनय का जलवा 50 से अधिक वर्षों से बरकरार है। एक्टिंग हो या टीवी होस्ट, हर भूमिका में उनका अंदाज बेमिसाल है। 200 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुके अमिताभ बच्चन को भारतीय सिनेमा के सबसे सफल अभिनेताओं में से एक माना जाता है। आप देखिए इस खास रिपोर्ट को। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अमिताभ बच्चन भारतीय फिल्म जगत का ऐसा नाम है जिनके अनगिनत चाहने वाले देश ही नहीं विदेशों में भी खूब हैं। लोग इन्हें प्यार से बिग बी भी बुलाते हैं। अमिताभ बच्चन जिन्होंने अपने फिल्मी करियर में सैकड़ों हिट फिल्में दी और इसी के चलते ये फिल्म जगत के शहंशाह, एंग्री यंग मैन और सदी का महानायक जैसी उपाधियां हासिल कर चुके हैं। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, कभी अपनी भारी भरकम आवाज के कारण ऑल इंडिया रेडियो से रिजेक्ट कर दिए गए अमिताभ जी आज अपनी इसी बोल्ड आवाज के लिए जाने जाते हैं।
मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। अमिताभ बच्चन, जिनका जन्म 11 अक्टूबर 1942 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हिंदी के प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन के घर हुआ। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में जो सफलता हासिल की, उसकी मिसाल शायद ही मिले। अपने अभिनय करियर की शुरुआत उन्होंने 1969 की फिल्म 7 हिंदुस्तानी से की थी, लेकिन 1973 की वो फिल्म जिसने अमिताभ बच्चन का पूरा वक्त ही बदल कर रख दिया, वो थी प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर। इस फिल्म ने अमिताभ बच्चन को एक नई इमेज दी, एंग्री यंग मैन की। जब तक बैठने को न कहा जाए, शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। 1975 में धर्मेंद्र के साथ आई फिल्म शोले ने तो फिल्म जगत में नया इतिहास ही रच दिया। तुम्हारा नाम क्या है बसंती? चुप है, जब देखो बकवास करता रहता है। लेकिन अगर हमसे ये पूछ ही लिया तो हम बता ही देते हैं, हमारा नाम बसंती है। पहली बार सुना ये नाम। इसके बाद मिस्टर नटवर लाल, खून पसीना, सुहाग, अमर अकबर एंथोनी जैसी फिल्मों ने उन्हें नई ऊंचाई दी। उनकी जिंदगी में एक ऐसा दौर भी आया जहां उनकी जान बाल बाल बची। फिल्म कुली में एक एक्शन सीन में वो बुरी तरह से घायल हो गए थे, जहां उनके फैंस ने उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए कई प्रार्थनाएं की। अमिताभ बच्चन ने फिल्म जगत के तकरीबन हर बड़े डायरेक्टर के साथ काम किया। फिल्म इंडस्ट्री के बदलते ट्रेंड के साथ वो चलते चले गए, जहां उन्होंने मोहब्बतें, कभी खुशी कभी गम, बागबान जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में भी दी। वो 5 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हासिल कर चुके हैं। उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए उनकी फिल्म अग्निपथ, पा, पीकू और ब्लैक के लिए मिला। वहीं जब वो टीवी स्क्रीन पर कौन बनेगा करोड़पति में होस्ट बने, तो उनकी आवाज घर घर में गूंजने लगी। उनके इसी अतुलनीय योगदान के लिए भारत सरकार की तरफ से उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। साइमा खान की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी